कब और क्यों होता है स्ट्रोक और कैसे आप सिर्फ 10 सेकंड में स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके किसी को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसी तरह जिस तरह हार्ट अटैक है। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को स्ट्रोक और स्ट्रोक को हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी स्ट्रोक पेशेंट को जल्दी से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है और जब ये पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए तो डॉक्टर्स इन्हें कैसे डील करते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू आस्क योर ट्रीटिंग डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एक बहुत बड़ी मिथ है कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रोक की 3 टाइप्स हैं जो मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और ट्रस्ट में इसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाने या मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं। स्ट्रोक के चंद साइंस हैं जो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इन्हें याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। बस किसी तरह से आप इन्हें ज़हन नशीन कर लें और अपने सर्कल में लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि स्ट्रोक सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों में नहीं बल्कि 20% पेशेंट्स आर यंग। स्ट्रोक के चंद बुनियादी साइंस हैं जिन्हें डॉक्टर्स फास्ट के निमोनिक से याद रखते हैं, FAST। F का मतलब फेशियल ड्रूप, यानी मुंह का एक हिस्सा वीक हो जाना या मुंह टेढ़ा हो जाना। ये राइट साइड भी हो सकती है और लेफ्ट भी हो सकती है। A मतलब आर्म ड्रिफ्ट। आर्म ड्रिफ्ट का मतलब कि जिस्म की एक साइड में वीकनेस महसूस होना, यानी राइट आर्म वीक हो जाना या लेफ्ट आर्म वीक हो जाना। इसी तरह राइट लेग वीक हो जाना या लेफ्ट लेग वीक हो जाना। चलने में दुश्वारी महसूस होना, या कई दफ़ा बहुत सटल साइन कि आपके ग्रिप, राइट ग्रिप लेफ्ट ग्रिप से वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। ये भी एक स्ट्रोक का साइन है। तीसरा साइन है स्पीच, यानी बोलने में दुश्वारी अचानक से पैदा हो जाना या फिर तोतलापन। और आखिरी है टी का मतलब है टाइम, कि जिस वक्त ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए उस वक्त का नोट करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, यानी धुंधलापन या एक आंख से दिखना बंद हो जाना या फिर आपका बैलेंस आउट हो जाना। तो ये तमाम साइंस स्ट्रोक की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन पेशेंट्स को अपने करीबी हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगेन इन अलामात को आप याद रख सकते हैं फास्ट या बी फास्ट से। F का मतलब फेशियल ड्रूप, A आर्म ड्रिफ्ट, S स्पीच एंड T फॉर टाइम। सो T टाइम मतलब टाइम का नोट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और कई दफ़ा हम इसे बी फास्ट के लफ्ज़ से भी याद रखते हैं। B जिसमें बैलेंस आउट हो जाना और E यानी कि ब्लरिंग ऑफ विजन, आई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। अब जब एक बार हमने स्ट्रोक आइडेंटिफाई कर लिया तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने करीबी हॉस्पिटल पहुंचे जहां CT स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि हर गुजरता सेकंड 32,000 ब्रेन सेल्स को डैमेज कर रहा है। ज़रा गौर करें कि मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पेन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। स्ट्रोक में 100% पेशेंट्स को पेन नहीं होता। द ओनली पेन दे कैन कंप्लेन इज हेडेक, क्योंकि कुछ लोगों में अचानक सर दर्द होना भी एक स्ट्रोक की अलामत है। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन को 4 मेजर आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। 2 आगे से, उनको हम कैरोटिड्स कहते हैं, और 2 पीछे से, जिनको हम वर्टिब्रल्स कहते हैं। और ये चारों ऊपर आकर एक नेटवर्क बनाती हैं और ब्रेन के हर सेल को अच्छी तरह परफ्यूज करती हैं ताकि ब्लड की सप्लाई हर वक्त मौजूद रहे। सबसे कॉमन टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक, और ये ऑलमोस्ट 87% ऑफ ऑल द स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब है कि ब्लड की किल्लत की वजह से ब्रेन सेल डैमेज हो जाए। अब ब्लड की किल्लत किस तरह से पैदा हो सकती है, उसमें सबसे कॉमन टाइप है कि अगर एक क्लॉट इन चारों में से किसी एक शरेयान में अटक जाए और खून आगे जाना बंद हो जाए, और जो बॉडी का हिस्सा वो दिमाग का हिस्सा कंट्रोल कर रहा होगा वो कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूं कि राइट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल्स योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और इसी तरह जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है। तो अगर राइट साइड का हिस्सा डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड वीक होगी, और अगर लेफ्ट साइड में ब्लड कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो राइट साइड को अफेक्ट करेगा। दूसरी मेजर टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसे हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं, जिसमें शरेयान फटने की वजह से दिमाग के इर्द गिर्द या दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 2% लोगों में ही होता है।
और तीसरी टाइप है TIA जो कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है, जिसे मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि जो कि मिनी स्ट्रोक, जैसे मिनी हार्ट अटैक के नाम से हम जानते हैं, इसी तरह मिनी स्ट्रोक के नाम से ये TIA जाना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वक्ती तौर पर जो शरेआन दिमाग की तरफ जा रही है या ब्रेन की तरफ जा रही है वो ब्लॉक होती है, और जिसकी वजह से कुछ वक्ती सिम्टम्स आते हैं और कुछ देर के बाद 10, 15, 20 घंटे के बाद वो सिम्टम्स कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं। इसे हम वार्निंग के तौर पर लेते हैं और ऐसे पेशेंट्स को बहुत एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेट करके इनके रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि एक बड़ा स्ट्रोक या प्रॉपर इस्कीमिक या हेमोरेजिक स्ट्रोक से इन पेशेंट्स को बचाया जा सके। ओके, अब बात करते हैं जब ये पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर्स इन्हें कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहला काम हम इन्हें फुली असेस करते हैं विच टेक्स अबाउट 10 मिनट्स कि आया ये वाकई स्ट्रोक है कि नहीं है, और अगर हमारी एग्जामिनेशन ये हमें बताए कि यस ये स्ट्रोक है तो सबसे पहला काम है कि अर्जेंट इनकी CT ब्रेन करवाया जाए और उसके साथ साथ CT एंजियोग्राम भी कराया जाए, जो कि हमें स्ट्रोक की टाइप के बारे में बताएगा, आया ये इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है। अब जब एक बार हम CT ब्रेन पर हेमोरेजिक स्ट्रोक रूल आउट कर लेते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम फौरी तौर पर खून पतला करने वाली अद्वियात के लिए असेस करते हैं, और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो ऐसे पेशेंट्स को हम खून पतला करने वाली मेडिसिन उसी वक्त लगा देते हैं। अब यहाँ पर टाइम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी और क्रूशल है, क्योंकि एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये भी है कि पेशेंट का जो टाइम ऑफ ऑनसेट है वो 4 घंटे और 30 मिनट के अंदर अंदर है, यानी कि जो स्ट्रोक के सिम्टम्स आए उनको आए हुए 4 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट का टाइम नोट करें और उसे जल्द से जल्द करीबी हॉस्पिटल जहाँ पर CT स्कैन करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां पहुंचाएं। एंड बेयर इन माइंड कि जो टाइम CT स्कैन करने में लगेगा वो भी ये 4.5 घंटों में इंक्लूडेड है। अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 25% लोग ही 3 घंटे या 4.5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 50% लोग आफ्टर कॉन्ट्राइंडिकेशंस उनको ब्लड थिनर लगाया जाता है। और तो आजकल बहुत सारी एफर्ट की जा रही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए जितना जल्दी हो सके ताकि वो इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेकर आएं, क्योंकि अगेन इन पेशेंट्स को सबसे पहले जो देखेगा वो आप ही लोग होंगे। ये पेशेंट क्लास में हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल में हो सकते हैं, बस पे हो सकते हैं, बस स्टॉप पे हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। सो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था ताकि लोगों में ये अवेयरनेस स्प्रेड की जाए कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वक्त पर इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचा दें तो इनके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। और मजीद कि ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स विद इन 24 आवर बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। बाकी के 1/3 पेशेंट वो इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन के साथ इम्प्रूव हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली जो आखिरी 1/3 हैं उनमें कुछ रेजिडुअल वीकनेस बच जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम स्ट्रोक को जल्दी से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल ले आए तो इन रेशियोज को मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, स्ट्रोक हो गया और ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट इम्प्रूव भी हो गया। अब शुरू होता है असल पार्ट कि मजीद इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर स्ट्रोक हुआ क्यों, और इसके लिए हम उन्हें तमाम रिस्क फैक्टर्स के लिए बारी बारी एवेल्युएट करते हैं और रिस्क फैक्टर्स रूल इन या रूल आउट किए जाते हैं, और फिर उनके लिए अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट भी किया जाता है। याद रखें कि स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, लेकिन चंद इकदाम करके हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर होना या हाइपरटेंशन होना इज नॉट अ रिस्क फैक्टर, लेकिन अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होना इज अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। तो इसलिए आपका गोल होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो आपका ब्लड प्रेशर 140/80 से नीचे रहे, और इसको नीचे रखने के लिए आप तमाम इकदाम करें और अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। दूसरा बड़ा फैक्टर स्मोकिंग। अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज इसे बंद करने की हर कोशिश करें। टोबैको में निकोटीन है जो कि डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन के साथ कंपीट करती है रेड ब्लड सेल के साथ, आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम करती है। और तीसरा जो दूसरे केमिकल्स टोबैको में हैं वो खून को गाढ़ा करते हैं, तो ये सारी चीजें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाती है। तीसरी बात, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें,
अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। कोशिश करें कि आपका LDL जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम से कम हो और आपका जो HDL है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो अबव नॉर्मल रेंज हो। अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। ईट लेस फास्ट फूड, लेस सैचुरेटेड फूड, चीनी और सॉल्ट इसका कम इस्तेमाल करें। Another biggest risk factor is sleep apnea। अब sleep apnea एक फुल टॉपिक है जो मैं शायद आगे चलकर एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं यहाँ आपको क्विकली बता देता हूँ। स्लीप एपनिया का मतलब है कि जो लोग नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं या नींद में उनका कुछ सेकंड्स के लिए सांस बंद हो जाता है और वो फिर उससे जाग जाते हैं। स्लीप एपनिया का बहुत कॉमन सिम्टम है कि लोग सुबह फ्रेश नहीं उठते। स्लीप एपनिया आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर आपका स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज करता है। 5वां रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। अब अगेन डायबिटीज होना इज नॉट अ रिस्क फैक्टर, बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होना इज अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। सो अगेन कोशिश करें कि आपकी डायबिटीज जो है वो फुली कंट्रोल्ड हो ताकि आप स्ट्रोक से बच सकें। और आखिर में जो कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि दिल का फड़फड़ाना। इसके बारे में जो स्टैटिस्टिक्स है कि 87% स्ट्रोक हैं वो इस्केमिक होते हैं और मोर देन 50% इस्केमिक स्ट्रोक्स आर एक्चुअली ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन। तो इसीलिए जब पेशेंट एडमिट होता है CT और CT एंजियो करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उनका दिल का फुल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर हम टेलीमेट्री करते हैं। टेलीमेट्री का मतलब होता है कि दिल को रिमोटली के सीने पर तारें लगाकर हम रिमोटली उनकी दिल की धड़कन को 24 से 48 घंटे के लिए मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं इस इर्रेगुलर हार्ट रेट को पकड़ने की। दूसरा एको की जाती है ताकि दिल के जो पट्टे हैं या उनके वाल्व्स हैं उसको देखा जाए कि उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डायबिटीज़ चेक की जाती है, तो अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल किया जाए, या अनडायग्नोज डायबिटीज़ है तो उसे पकड़ा जाए और ट्रीटमेंट शुरू की जाए। हाई ब्लड प्रेशर, अगर अनडायग्नोज हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे पकड़ा जाए और उसे ट्रीट किया जाए, या अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मजीद स्टेप्स लिए जाएं। और कुछ लोगों में जैसे कि मैंने कहा कि जो सामने वाली कैरोटिड्स हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं उनके सिकुड़ जाने की वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड सर्जरी है वो भी की जाती है। आखिर में प्लीज याद रखें कि स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है, एक रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई करके, उन्हें अच्छा कंट्रोल करके। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता स्ट्रोक का अटैक होने लगे तो उसे जल्दी से आइडेंटिफाई किया जाए और जल्द अज जल्द करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।